दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। आज का ये वीडियो आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग GS और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। इसमें करेक्ट आंसर ए है 26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। 12 अक्टूबर 1993 इसकी स्थापना हुई मानवाधिकार आयोग की। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस में व्यवस्थापिका यानी उच्च सदन का कार्यकाल 6 साल का होता है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा में उसका उल्लेख किया गया है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं, उसके जगह पर नए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। इस तरह से सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। और फ्रेंच संसद में ऊपरी सदन सीनेट में सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। इसलिए भारत और फ्रांस के उच्च सदन में सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग संपादित नहीं करता है। इसका जो है चुनाव, पंचायत का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव जो है संपादित करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य इनका चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग संपादित करता है। ठीक है, पंचायत का नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और एक आपका शब्द था इसमें पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें संप्रभुता, गणतंत्र शब्दों का भी वर्णन है परंतु संघात्मक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1998 में ईवीएम का पहली बार उपयोग हुआ। दोस्तों 1998 में राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल 16 चुनावी क्षेत्रों में इसका जो है उपयोग किया गया था। इसमें 5 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान, 6 दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि इस वक्त चुनाव भी चल रहा है। ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था। 1998 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लहू लुहान शब्द शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिम्मत नया में कौन सा समास है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि हिम्मत नया में समास है। ठीक है, जिस समस्त पद में पहला और दूसरा मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों का काजल चुराना का अर्थ है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
सफाई से चोरी करना। दिए गए मुहावरे में आँख का काजल चुराना, इसका मतलब हुआ सफाई से चोरी करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दुस्तर शब्द का तात्पर्य है। दुस्तर शब्द का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है ऑप्शन सी, जिसके पार जाना कठिन हो। ठीक है, जिसके पार जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुस्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है वो चयन करना है। तद्भव शब्द है ऑप्शन सी, पहाड़। पहाड़ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है प्रहर। ये प्रहर है, इस तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो गया? पहाड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? ऐसा शब्द क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ऐसा एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकोक्ति का अर्थ है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बी, मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। ठीक है, इसमें प्रस्तुत लोकोक्ति दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते का अर्थ है मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्चस्व का समानार्थी शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राबल्य। प्राबल्य वर्चस्व का समानार्थी शब्द है। इसका समानार्थी क्या है? प्राबल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान का पहला इतिहासकार था। इन्हें इतिहासकार के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया। याद रखेंगे, हिस्टोरिया नामक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीवक। जीवक बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये सुश्रुत हैं, इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा, ठीक है, ये याद कर लेंगे। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा, जीवक बिंबिसार के राजकीय वैद्य थे। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस गुप्त राजा ने अश्वमेध का संपादन किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का संपादन किया था। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान को पूरा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। अश्वमेध यज्ञ पराक्रम की उपाधि भी ली थी इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद इसमें जो है ये ऋग्वेद किससे संबंधित है? इतरेय और कौशितकी से। सामवेद जैमिनी से है और यजुर्वेद शतपर और तैतरीय से है। अथर्ववेद गोपद से है। अथर्ववेद किससे है? गोपद से है अथर्ववेद। ये बिल्कुल याद कर लेंगे, अथर्ववेद का किससे है? गोपथ। ठीक है, और ये यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। लोथल का सबसे प्रमुख स्थल है जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड। ठीक है, ये लोथल हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 80 रत्ती। ठीक है, स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का 80 रत्ती भार होता है, जो लगभग 8.5 ग्राम के बराबर। ठीक है, 8.5 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार है? 80 रत्ती।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रुपया। रुपया जो है मुगलों ने भी आगे बढ़ाया था, लेकिन ये शेर शाह ने चांदी के सिक्के चलाए थे जिसको रुपया कहा गया। इसका भार था 178 ग्रेन, 178 ग्रेन, ठीक है, ग्रेन 178 ग्रेन था और वर्तमान रुपए के समान ही था। इस तरह से सिक्का प्रणाली को मुगलों ने भी आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है, ठीक है। मैंग्रोव भी मिलते हैं, सदापर्णी और पर्णपाती, ये तीनों वनों का संयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकीय से नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महासागरीय धाराओं की दिशा। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी का संबंध भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत और महासागरीय गर्त से होता है, जबकि महासागरीय धाराओं की दिशा महाद्वीपीय आकृति और पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है। महासागरीय धाराओं किससे होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है। भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, इनका संबंध महासागरीय गर्त से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धूपगढ़। धूपगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है, ये याद रख लेंगे। धूपगढ़ी सतपुड़ा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? इसमें करेक्ट आंसर है अग्नेय। अग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, ठीक है। इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण तप्त और तरल मैग्मा से ठंडा होने के बाद होता है। इसमें कोई अब जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भूकंप रचित बृहत ज्वारीय लहर को कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुनामी, ठीक है। अंतःसागरीय भूकंप से उत्पन्न बृहत ज्वारीय लहर को सुनामी कहते हैं, ठीक है। बृहत ज्वारीय लहर को क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जल स्थल समीरें। जल स्थल समीरें स्थलीय जलीय समीर की दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन हो जाते हैं। जलीय समीर दिन में सागर स्थल की ओर और स्थलीय समीर रात में स्थल से जल की तरफ चला करती हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जल समीर दिन में सागर के स्थल की ओर और रात में स्थलीय समीर स्थल से जल की ओर चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बी सुमेलित नहीं है, ऊटी। ऊटी कर्नाटक, ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। ऊटी कहाँ है? ऊटी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के उटक मंडल को कहते हैं। ऊटी तमिलनाडु में है, ठीक है। वैसे कन्याकुमारी तमिलनाडु सही सुमेलित है, ठीक है। काजीरंगा असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। और ऊटी जो है ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक गलत है, ठीक है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इड अहम प्रा अहम का प्रयोग करने वाले नाम हैं? क्या नाम है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तिगत का ज्ञातात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है, वो ठीक है, इड अहम परा अहम, ये 3 किसके द्वारा प्रयोग किए? फ्राइड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनांकिकी का जनक कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्रुआंट।
ग्रुआंट जनांकिकी के जनक हैं, उनको माना जाता है। जनांकिकी के क्षेत्र में माल्थस का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ये माल्थस हैं, इनका भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है? इसमें है करेक्ट आंसर सी, ज्ञान का स्रोत ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें ज्ञान के स्रोत की व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो आखिरी अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था लोक विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। हम लोग अब हिंदी के प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्यालय। ये कार्यालय सही शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, जबकि तीनों जो हैं अशुद्ध हैं। ये कार्यालय, कार्यालय और कार्यालय, ये तीनों गलत हैं। कार्यालय सही बर्तनी वाला शब्द है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। शिक्षक शब्द पूरी शिक्षक जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। किसी एक वर्ग समूह को दर्शाने वाली संज्ञा समूहवाचक तथा एक व्यक्ति विशेष का उल्लेख हो, वहाँ क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। समूहवाचक में किसी एक वर्ग या समूह को दर्शाता है। व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति की विशेष की बात होती है। ठीक है, और जातिवाचक जिसमें पूरी जाति को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी शिक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी को बुलाओ वाक्य में इसमें किसी इसमें से क्या है? किसी इसमें क्या है? किसी को बुलाओ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी आदि शब्द होते हैं, जबकि कोई, कुछ, न, कुछ आदि संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ये संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त में होगा कोई, कुछ, न, कुछ। ठीक है, और अनिश्चयवाचक में किसी, किसी को बुलाओ। इसमें किसी क्या है? अनिश्चय, कोई निश्चय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबोधवाचक शब्द कौन सा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। इसमें करेक्ट आंसर बी है, बिना। बिना शब्द संबंध बोधक शब्द है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों को बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, बिना, पास। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी, सिंदूरी किसके अंतर्गत आएगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परिविशेषण। वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूरी परिविशेषण भेद के अंतर्गत आएगा, जबकि क्योंकि जो शब्द विशेषण शब्दों के विशेषता बताते हैं उसे परिविशेषण कहते हैं। जैसे कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, यहाँ कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये परिविशेषण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये घोड़ा अच्छा है वाक्य में ये क्या है? यह क्या है? क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनामिक विशेषण। यह सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं, यानी वो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण। यह, वह सर्वनामिक विशेषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया के प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। इसमें करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्रिया के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द किसके उदाहरण हैं, ज्ञात कीजिए। अंदर, अन्यत्र, आगे, ऊपर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दिए गए ऊपर शब्द हैं अन्यत्र, अंदर, आगे, ऊपर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। जहाँ पे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि से भाव से होता है वे होते हैं, वो क्या होते हैं? विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं होता है, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे विस्मयाबोधक अव्यय होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है। इसमें करेक्ट आंसर है के आगे का मतलब बताना है ये क्या है। इसमें करेक्ट है बी, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय रेखांकित शब्द के आगे, ये के आगे इसका क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य वाक्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात का प्रयोग होता है, यहाँ कालवाचक का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ सीता के आगे रमा खड़ी है तो ये संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें करेक्ट आंसर है ग्रहों के नाम सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो शनि पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसमें तीनों में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मा, पुस्तक। आत्मा और पुस्तक स्त्रीलिंग का युग्म सही है। कांति, कैतूहल गलत है। आदित्य, आंतिका ये भी गलत है। आंचल, आंधी ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन आत्मा, पुस्तक बिल्कुल सही युग्म है स्त्रीलिंग का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कल बहुत वर्षा हुई थी। ये एक वचन वाक्य है। प्रश्न के संदर्भ में कल बहुत वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी में वर्षा एक वचन है। वर्षा, पानी, सोना आदि शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जबकि प्राण, दर्शन, आंसू ये सब सदैव या हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। कुछ एक वचन शब्दों में गण प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे मित्रगण, अध्यापक गण, ये क्या हो जाएंगे, ये बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है। जनता शब्द का वचन है ऑप्शन सी, एक वचन। जनता क्या है, एक वचन है। वाक्य में जनता शब्द एक वचन है। जनता शब्द का अर्थ है आम नागरिक। ठीक है, ये एक वचन हो गया, सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे, ये हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संबोधन कारक, क्योंकि संबोधन हो रहा है। उपयुक्त वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों के संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। संबोधन कारक की विभक्ति हे, हो, अरे, ए, रे होती है। ठीक है, क्या क्या होती है संबोधन कारक की, हे, हो, रे, ए, ठीक है, अरे, ये सब संबोधन कारक होते हैं। अरे भी संबोधन कारक होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है। दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें एक वचन, जनता क्या है, एक वचन है। जनता आम नागरिक को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस, ये भी दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया है। इसमें हे अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ। हे क्या है मेरे प्यारे देशवासियों में, कौन सा कारक है, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है,
शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? किस काल का बोध करा रही है क्रिया इसमें? इसमें संभाव्य भविष्य, ठीक है। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो तब संभाव्य भविष्य काल प्रकट होता है। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इसमें क्रिया भविष्य काल प्रकट कर रही है, ठीक है। संभावना की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाहिर, बाहिर, ठीक। ये क्या है? ये उपसर्ग है। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बहिर लगा है। बहिर का अर्थ है बाहर, इसका अर्थ क्या होगा? बाहर, ठीक है, इसका बाहर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नगरीय। नगरीय शब्द में ई नहीं बल्कि ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई तद्धति प्रत्यय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए शब्द में किस प्रकार की संधि है ज्ञात कीजिए। निस्तेज। निस्तेज किस प्रकार की संधि है दोस्तों? निस्तेज विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नी प्लस तेज, नी और प्लस तेज, ठीक है। निस्तेज का संधि विच्छेद नी प्लस तेज होगा, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ता या था हो, यहाँ ये ता है, या था होता तो यहाँ पहले सा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर निस्तेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द में संधि के रूप की पहचान कीजिए। मध्यावधि, संधि के रूप में पहचान करना है मध्यावधि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ, मध्यावधि में दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा मध्य प्लस अवधि, मध्य और प्लस अवधि, ये क्या हो जाएगा? मध्या अवधि दीर्घ संधि है, ठीक है। इसका नियम है आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। छोटा आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, ये इसका नियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। बिहू, संधि विच्छेद का सही विकल्प इसमें कौन सा है? बिहू का। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी प्लस ऊ, ठीक है। बिहू का संधि विच्छेद बी प्लस ऊ। बिहू शब्द में यण संधि है, ई प्लस ऊ, ई और प्लस ऊ क्या हो जाएगा? यू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ऊ होता है, इसलिए बी यू, ये करेक्ट है इसका डी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शावक। शावक शौ प्लस अक, ठीक है। अयादी स्वर संधि ये होगा आपका शौ प्लस अक, क्या हो जाएगा? शावक, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? ठीक है, इसमें जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोस्तों, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। ठीक है, जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। अगला प्रश्न है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्तव्यवाच्य। ठीक है, जब किसी वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुरूप परिवर्तित होती है अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है तो वाक्य में कर्तव्यवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य तथा क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य किस में होगा? कर्मवाच्य होगा
क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य होता है, ये भाववाच्य। और क्रमवाच्य किस में होगा? क्रमवाच्य होगा कर्म की प्रधानता होने पर, ठीक है, क्रम की प्रधानता होने पर। भाव की प्रधानता होने पर भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। इसमें विदेशी शब्द का सही विकल्प कौन सा है? दीदार, ऑप्शन ए करेक्ट है। दीदार फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये फारसी है, सॉरी फारसी, दीदार क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसकी वजह से ये विदेशी शब्दों की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पाषाण का तद्भव शब्द है। पाषाण का तद्भव कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर बी है, पत्थर। पाषाण का तद्भव शब्द पत्थर होगा, ठीक है। ये पाषाण क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है? इसमें सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है? बी सही है, कुल, कुल का कुल, वंश शीतल, सही अर्थ है, ठीक है। कुल का सही अर्थ होगा कुल, वंश का शीतल, ये सही है। अगला प्रश्न है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हवा आग। अनिल अनल समोच्ची विभिन्न अर्थक शब्द हैं। अनिल का अर्थ होगा हवा, अनल का आग होगा, ठीक है, ये अनिल का हवा हो गया, अनल का आग हो गया। अचल, अचल का क्या होता है? अचल का पर्वत होता है, ठीक है। और अली का भौरा होता है, अली, अली यानी भौरा, ठीक है। अचला पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ अनिल का हवा और अनल का आग, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है? इसमें करेक्ट आंसर है बी, बड़े भाई के लिए अग्रज प्रयोग होता है। बड़ा भाई शब्द, अग्रज का अर्थ पहले जन्मा हुआ, यानी जो पहले जन्मा हुआ तो भाई बड़ा ही होगा। बड़ा भाई या ज्येष्ठ भ्राता, इसको कहते हैं बड़ा भाई, अग्रज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से छांटिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घर, शरीर, देव, स्थान, ठीक है, इसमें सही है। और धाम शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे मकान, तीर्थ स्थान, गेह, बसेरा, भवन, ये सब क्या है? धाम शब्द के सही अर्थ हैं, ठीक है। इसमें घर, शरीर और देव स्थान, ये धाम शब्द का सही अनेकार्थी रूप हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द व्रत के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वृतांत, ठीक है, ये व्रत का सही विकल्प चयन करना है। इसमें वृतांत सही है, क्योंकि व्रत का सही विकल्प वृतांत है। वृतांत के और भी अर्थ हैं, जैसे इतिहास, समाचार, जीवन व्रत, जीविका, ये सब वृतांत के और भी शब्द हैं व्रत का सही विकल्प में। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उरग। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग दोस्तों सांप का पर्यायवाची है, जिसको कहते हैं सर्प, ठीक है, क्या कहते हैं? सर्प। सर्प का पर्यायवाची उरग होता है। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, ठीक है, पाषाण और उपल, ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। सर्प के और भी पर्यायवाची हैं उरग के अलावा, जैसे कि सर्प के और पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, पनंग, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। और पत्थर के भी और पर्यायवाची हैं, पाषाण, अश्म, प्रस्तर, पाहन, ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है। इसके अलावा पर्यायवाची भी हैं, जैसे शार्दुल, केसरी, केहरी, पंचमुख, मर्गेंद्र, महावीर, ठीक है। नदी के पर्यायवाची कौन कौन सा है? सरिता, तटिनी, अपगा, निर्झणी, कुलकंभा, कुलशा, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नाहर का पर्यायवाची शब्द शेर, इसमें करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। इसमें विलोम दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इसमें से शुद्ध कौन सा है? अल्पज्ञ बहुज्ञ। ए बिल्कुल करेक्ट है। अल्पज्ञ बहुज्ञ शुद्ध है। अन्य तीनों विकल्प के सही युग्म है, शब्द सही हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध युग्म अल्पज्ञ बहुज्ञ होगा। अन्य विकल्पों के सही शब्द युग्म है, जैसे संयुक्त का क्या होगा? ये संयुक्त है, संयुक्त होगा असंयुक्त। अज्ञ का विज्ञ, ठीक है, इसका विज्ञ होगा, संयुक्त का असंयुक्त। ठीक, इसका क्या होगा? इसका होगा विज्ञ। ठीक, और अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। अज्ञ का विज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संक्रामक। संक्रामक जो बीमारी छूने से, यानी स्पर्शजन्य कहते हैं उसको, जो छूने से फैलती है उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, स्पर्शजन्य बीमारी। अगला प्रश्न है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक ठीक न्याय हो जाना, ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानें। इसमें 4 जोड़े दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, एक जोड़ा गलत है। कौन सा है वो? अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, आँच ना आने देना, ज़रा भी कष्ट या दोष ना आने देना, आसन डोलना, विचलित ना होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना। ठीक है, इसमें आसमान डोलना, विचलित ना होना अर्थ की दृष्टि से गलत जोड़ा है, क्योंकि आसन डोलना, ठीक है, विचलित ना होना, ये सी जो है इसमें करेक्ट है। आसन डोलना, विचलित न होना अर्थ की दृष्टि से गलत जोड़ा है, क्योंकि आसन डोलना मुहावरे का अर्थ है किसी कारणवश मन का विचलित होना। ठीक है, ये विचलित न होना गलत हो गया। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, ये सही है। आँच न आने देना, ज़रा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना। ठीक है, ये तीनों सही हैं। ये मेल नहीं खा रहा है, ये युग्म जो है गलत जोड़ा है। सी इसमें करेक्ट है प्रश्न की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम क्या है दोस्तों? इसमें जड़ का विलोम है डी, चेतन। चेतन जड़ का विलोम है। ठीक है, जल का होगा थल, इसका क्या होगा? थल। मूर्ख का विलोम होगा पंडित, पंडित। ठीक, और जड़ का चेतन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें छंद है उल्लाला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दिए गए उदाहरण में उल्लाला छंद है। उल्लाला छंद एक पुरातन छंद है दोस्तों। वीरगाथा काल में उल्लाला तथा रोला को मिलाकर छाप्य छंद की रचना की गई थी। ठीक है, इसमें उल्लाला छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, ये कौन सा छंद है? इसमें इसका सही चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है रघुपति राघव राजा राम। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। एक ही अक्षर वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों इस पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी तनुजा तट, तमाल तरुबर बहु छाए। इसमें कौन सा अलंकार है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास। ये भी अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में भी अनुप्रास अलंकार था और इसमें भी तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाये में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें से एक शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? बी शुद्ध है, बी करेक्ट आंसर है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये क्या है? ये शुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये गलत हो गया। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये भी गलत है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट है बी। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। अगला प्रश्न है रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? रीति काल, श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है श्रृंगार काल? ऑप्शन ए सही है, विश्वनाथ प्रताप मिश्र। विश्वनाथ प्रताप मिश्र, इन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है। ठीक है, इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यही वजह है कि विश्वनाथ प्रसाद ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया है। रीति काल को श्रृंगार काल याद रखेंगे, किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? इसमें बोलियों होगा। ठीक है, बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अवधी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधीय अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? इसका विकास अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन में पूछता है पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गो तुलसीदास का प्रतिरोधक, ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, ये विचार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।